ये डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों को इन डेफिनेशंस में बेसिक होने के बावजूद बहुत कंफ्यूजन होती है। बट इस वीडियो में मैं आपको उन डेफिनेशंस को क्लियर करा दूंगी। एनवायरमेंट, बायोटिक, अबायोटिक, ऐसे सिंपल सिंपल डेफिनेशंस को कैसे याद रखना है मैं आपको इन शॉर्टकट तरीकों से बताऊंगी, विच इज आस्क्ड इन आवर एग्जाम्स मेनी टाइम्स। ये पोल्यूशन है जो हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, आगे के चैप्टर्स में स्टडी करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। Assalamualaikum, hello everyone, and welcome to IQ Star Education. वेलकम टू दी फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर चैप्टर। ये हमारा साइंस 2 का फोर्थ चैप्टर होगा। ये साइंस 2 के फोर्थ चैप्टर में हम एनवायरमेंटल मैनेजमेंट इस चैप्टर को अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड बिकॉज बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कंसेप्ट है इस चीज में, डेफिनेशंस है, थ्योरेटिकल पार्ट है जो आपको पेपर में बहुत बार पूछा गया है और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना बहुत जरूरी है। तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट आपका फोर्थ चैप्टर है साइंस 2 के टेक्स्ट बुक में से। और साइंस 1 एंड साइंस 2 के हमारे स्टार्टिंग के चैप्टर्स बहुत ऑलमोस्ट अच्छी तरीके से पूरी तरह से हो गए हैं। सो इन दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, सो यू कैन गो एंड वॉच इट आउट बिकॉज ये चैप्टर स्टार्टिंग के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन्हें अच्छे से रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट चैप्टर से। अब इस चैप्टर में बहुत ऐसी डेफिनेशंस आएंगे, बहुत ऐसे छोटे छोटे टर्म्स आएंगे जो आपको इंपॉर्टेंट है। वो टर्म्स ही बेसिकली पेपर में पूछे जाते हैं। इसमें ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स तरीके का टॉपिक नहीं है, लेकिन इसमें टर्म्स है, डेफिनेशंस है जो आपको पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं, 1 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए। अदरवाइज इसके ऊपर आपको कंसेप्ट बेस्ड जो डायग्राम्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जा सकते हैं। और जहां जहां पे भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताते चलूंगी, सो आप उस टॉपिक को अच्छे से करोगे। तो पहली ही डेफिनेशन हमारी है एनवायरमेंट की। एनवायरमेंट एक्चुअल में होता क्या है, हमारे चैप्टर का नाम ही है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। तो एनवायरमेंट किसे कहते हैं हम? सो एनवायरमेंट की जब हम डेफिनेशन को देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से है। सराउंडिंग्स वेयर ऑल ऑर्गेनिजम्स लिव, all physical, chemical, biological factors that affects living organism is known as environment। तो एनवायरमेंट जो हमारे आजू बाजू के सराउंडिंग है, जिसमें फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं, उसे हम एनवायरमेंट बोलेंगे। अब इसमें कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं जो हमें आगे भी स्टडी करने हैं और आपको पहले से पता ही होने चाहिए, जैसे कि बायोटिक टर्म, बायोटिक, व्हाट डज मीन बाय बायोटिक थिंग्स एंड अबायोटिक थिंग्स। सो बायोटिक थिंग्स मीन्स लिविंग थिंग्स एंड अबायोटिक थिंग्स मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स। ये ऐसे शॉर्टकट टिप्स है जो आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज ये सब टर्म्स आपको फ्रिक्वेंटली इस चैप्टर में देखने मिलेंगे। अब आते हैं हम हमारे मेन कंसेप्ट पे। ये हमारा टेबल, उसके पहले मैं आपको तो कुछ चीजें बताना चाहती हूँ, वो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ध्यान से सुनिएगा। हमारा जो एनवायरमेंट है हमारा जो एनवायरमेंट है उसमें दो तरीके की चीजें एक दूसरे से इंटरैक्ट करती है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया। सो द फर्स्ट थिंग इज द बायोटिक थिंग, यानी कि लिविंग थिंग्स, एंड अबायोटिक थिंग्स, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स। तो इस एनवायरमेंट में बायोटिक एंड अबायोटिक थिंग्स एक दूसरे से कॉन्स्टेंटली इंटरैक्ट करते रहते हैं। और इसी प्रोसेस जब ये एक दोनों से इंटरैक्ट करते हैं, वो कुछ अलग अलग प्रोसेस बनाते हैं और वो प्रोसेस हमारे एनवायरमेंट में शामिल होती है। तो इन दोनों का इंटरैक्शन होते रहता है कॉन्स्टेंटली। अगर हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखने जाएंगे तो पहला एग्जाम्पल हम देख सकते हैं वो है ब्रीथिंग का। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स जब ब्रीथ करते हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म जब ब्रीथ करता है, तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, एयर हमारे बॉडी के अंदर जाती है। तो ये सब नॉन लिविंग थिंग्स से इंटरैक्ट कर रही होती है। सेकेंड थिंग अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वो हो जाता है जब हम ट्री को प्लांट करते हैं। जब एक ट्री उगता है तो वो ट्री तो एक लिविंग थिंग है। जब सीड को सॉइल में हम ये कर देते हैं, तब ये सॉइल तो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन जो सीड है वो हमारा लिविंग थिंग है, इट इज अ लिविंग थिंग। तो यहाँ पे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं और उसका हमें कुछ रिजल्ट मिल रहा है। और इसी चीज को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। सो इकोसिस्टम इज बेसिकली द इंटरैक्शन ecosystem is basically the interaction between abiotic and biotic things। abiotic and biotic environment के बीच में जब हमें इंटरैक्शन देखने मिलेगा तो उसे ही हम इकोसिस्टम बोलते हैं।
अब इकोसिस्टम में बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है। अब उसमें ही देखा जाए तो इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। एनर्जी का फ्लो जब हम देखते हैं तो पहले उसमें आते हैं प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर्स मीन्स व्हाट? तो प्रोड्यूसर्स आर नथिंग बट द प्लांट्स एंड ट्रीज वी कैन से, जो एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं थ्रू सनलाइट। वो खुद अपनी एनर्जी बनाते हैं, उन्हें किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ती। अब प्रोड्यूसर्स को खाने वाले जो आते हैं वो होते हैं हर्बीवोर्स। वो होते हैं हर्बीवोर्स। अब हर्बीवोर्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोल सकते हैं। दीज आर प्राइमरी कंज्यूमर्स एज वेल। हर्बीवोर्स को खाने वाले जो है वो कार्निवोर्स रहते हैं। वो कार्निवोर्स रहते हैं। अब कार्निवोर्स को हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी बोल सकते हैं। अब कार्निवोर्स ऐसे भी रह सकते हैं जो हर्बीवोर्स को भी खाते हो, प्रोड्यूसर्स को भी खाते हो, सो इट डिपेंड्स अलग अलग चीजों पे। देन उसके बाद हमारे आते हैं डीकम्पोजर्स। अब डीकम्पोजर्स हमारे एनवायरनमेंट में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। वो इस तरीके से कि जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाती है तो उन्हें डीकम्पोज करने का काम, यानी कि उन्हें पूरी तरह से खत्म करने का काम ये डीकम्पोजर्स का होता है। वो डीकम्पोजर्स पूरी उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और वो एनर्जी वापस से सॉइल के अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल कैसे क्या करता है, प्लांट्स को एनर्जी देता है ताकि वो ग्रो कर सके। तो यहाँ पे अगेन वही साइकिल स्टार्ट हो जाती है। प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हो जाते हैं, देन हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, देन डीकम्पोजर्स। तो ऐसी हमारी साइकिल्स चलती रहती है। इसमें और एक टर्म आती है विच इज एपेक्स कंज्यूमर्स। अब एपेक्स कंज्यूमर्स किसे बोलेंगे? एपेक्स इस वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है, जो कंज्यूमर के लिस्ट में जो सबसे ऊपर की तरफ रहेगा, जो सबसे लास्ट रहेगा, उसके बाद कोई उसे खाता नहीं है, डायरेक्टली वो डिकम्पोज हो जाता है, तो उन्हें हम एपेक्स कंज्यूमर्स बोलते हैं। तो ऐसी चीज आती है। यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर्स को हम एपेक्स एक तरीके से बोल सकते हैं कि क्योंकि वो डायरेक्टली यहाँ पे मर रही है और वो डिकम्पोज हो रही है। सो दीज आर दी टाइप एनर्जी फ्लो इस तरीके से हो रहा है हमारी इकोसिस्टम में। इसके बाद हम आते हैं हमारे मेन फैक्टर पे, मेन टेबल पे, विच इज आस्क्ड इन अवर एग्जाम्स मेनी टाइम्स। इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम की डेफिनेशन हमने देख ली है। अबायोटिक एंड बायोटिक एनवायरनमेंट में जब इंटरेक्शन होता है तब वो क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। अब इकोसिस्टम दो टाइप के हैं, अबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट। एज आई सेड, अबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं फिजिकल फैक्टर्स एंड केमिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में हम देखने जाए तो एयर, वाटर, वेपर, मिनरल, सॉइल, सनलाइट, मेनी थिंग्स आर देयर। अब इसके अपोजिट में जब हम केमिकल फैक्टर्स देखते हैं तो उसमें आते हैं न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, देन अलग अलग तरीके से के केमिकल्स, एंजाइम्स एंड वेरियस थिंग्स आर देयर। अब ये न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स जो कि केमिकल फैक्टर्स में आते हैं, उन्हें और एक दो चीजों में डिवाइड किया गया है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, सोडियम एंड पोटेशियम। एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में आते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। ये जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है वो बेसिकली छोटे छोटे स्मॉल कंपोनेंट से बना होता है। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि सिंपल चीजों से बना हुआ होता है। जैसे हमने पहले भी देखा था, प्रोटीन अमाइनो एसिड से बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कार्ब्स शुगर्स वगैरह से बने होते हैं, फैट्स लिपिड से बने होते हैं, फैटी एसिड से बने होते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरीके की चीजें हैं जो हमारे अबायोटिक कंपोनेंट्स में आती है। अब आते हैं हम हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स में, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या कैसे कैसे चीजें आती है? जो ऑटोट्रॉफ्स आते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स आते हैं। ऑटो इन वर्ड में ही है, ऑटोट्रॉफिक। ऑटो मीन्स ऑटोमेटिकली वो अपनी एनर्जी, अपना फूड सोर्स बनाते हैं, इसमें ऑटोट्रॉफ्स आते हैं। इसका प्राइमरी एग्जांपल्स है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स जैसे मैंने आपको पीछे बताया, प्लांट्स, प्लांट्स हो गए या ट्रीज हो गए, ये खुद का खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए उन्हें प्रोड्यूसर्स बोला जाता है या ऑटोट्रॉपिक इन न्यूट्रिशन बोला जाता है। देन कम्स अवर हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ्स में एनिमल्स आते हैं, डिकम्पोजर्स आते हैं। एनिमल्स का यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। ऐसे अलग अलग कंज्यूमर्स के लेवल्स होते हैं, वो हम आगे स्टडी करने वाले हैं। एंड डिकम्पोजर्स यानी कि यहाँ पे बैक्टीरिया हो गए और स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, जो क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं, सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसे हम नेकेड आइज से हमारे नहीं देख सकते। इसका भी एक हमारा डिफरेंट चैप्टर है, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे हम अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं फॉर अवर बेनिफिट। तो ये आपको साइंस 2 के ही 6th चैप्टर में देखने मिलने वाला है। माइक्रोबायोलॉजी का जो चैप्टर है उसमें हम स्टडी करने वाले हैं।
सो आगे का उस चैप्टर को हम अच्छे से स्टडी करेंगे, बट फिलहाल आप यहाँ पे फोकस करते हुए हम आगे चलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी तरीके से इसके ऊपर फिल इन द बॉक्सेस वगैरह की तरह आपको पूछा जा सकता है। आपके टेबल में ही फिल इन द बॉक्सेस है, कुछ यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी फिल इन द बॉक्स है, और मुझे याद नहीं, बट फिल इन द बॉक्स की तरफ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मैं जब 10th स्टैंडर्ड में थी तब मेरे प्रीलिम्स के टाइम पे ये क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स के लिए, और ये फाइनल में भी आया था, और हमें ये बहुत अच्छे से करने भी बोला गया था। तभी हमारा बिगिनिंग थी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछने की, और अभी तक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस इस चैप्टर में बहुत ज्यादा है, तो आपको ये टेबल बहुत अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट आते हैं हम हमारी सेल साइकिल बोलूं। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे फूड चेन पे। अब फूड चेन में सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखेंगे, और उस एग्जांपल के थ्रू हम आगे स्टडी करने वाले कि ये फूड चेन होती क्या है। सबसे पहले लिया है हमने एक ग्रास फील्ड, यानी कि एक पैडी फील्ड लिया है हमने, जिसमें हम घास उगाते हैं, इसे पैडी फील्ड बोलते हैं। अब उस पैडी फील्ड, ये पैडी फील्ड कैसे है, एक प्रोड्यूसर के लेवल पे वो खुद की एनर्जी खुद बना रही है। दीज आर टाइप ऑफ प्लांट्स, ठीक है। अब इस पे बैठेगी ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर क्या करेंगे, वो कंज्यूम करेंगे वो एनर्जी को, वो चावल खाएंगे, वो जो राइस है उस जो उगा हुआ राइस है वो कंज्यूम करेंगे, और वो पैडी फील्ड को डिस्ट्रक्ट करने का काम कर सकते हैं। But let's see this. These are the grasshopper which are feeding on the rice paddy field. नाउ इन ग्रास हॉपर के ऊपर हमारे फ्रॉक्स बैठेंगे, फ्रॉक्स कंज्यूम करेंगे इन ग्रास हॉपर को। और फ्रॉक्स को कौन कंज्यूम करेगा, तो स्नेक कंज्यूम करेगा। एंड लास्टली इट विल डिकम्पोज, एंड अगेन ये साइकिल रिपीट होगी। प्लांट्स वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा, और यहाँ पे वही फिर से ग्रास हॉपर आएगा, एंड देन साइकिल विल कंटिन्यू। इसीलिए इसे फूड चेन साइकिल बोला जाता है। अब यहाँ पे जो हमारे प्लांट्स है, ये हो गए हमारे प्रोड्यूसर्स। दीज आर producers. Now, when we look at grasshopper, this will be primary consumer. They are primary consumer. अब primary consumer पे बैठता है frog, which is known as the secondary consumer. Secondary consumer. अब इनमें बैठता है snake, which is the tertiary consumer. और यहाँ पे स्नेक लास्ट है, इसीलिए हम इसे एपेक्स कंज्यूमर भी बोल सकते हैं। अगर स्नेक को लेट्स से स्नेक के आगे भी कुछ उसे खा रहा है, तो वो होगा हमारा क्वार्टरनरी कंज्यूमर। तो और इसके आगे ऐसे चलते रहता है, क्वार्टरनरी होता है, फिर आगे भी अलग अलग टाइप्स के कंज्यूमर हमें देखने मिलते हैं। तो ये साइकिल्स चलती रहती है, और जिस पॉइंट पे वो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है, वो उसको डिकम्पोज किया जाता है, तो वो हमारा एपेक्स कंज्यूमर होगा। तो इस तरीके से हमारी साइकिल चलती जाएगी। प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, देन अगेन इट विल गो ऑन टू द प्रोड्यूसर्स, एंड द साइकिल विल कंटिन्यू। इसे फूड चेन बोला जाता है। फूड चेन, फूड वेब क्या है, इसे भी हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। जस्ट ये एक एग्जाम्पल है कैसे एनर्जी फ्लो हो रही है, मुझे आपको बताना था, इसीलिए हमने ये एग्जाम्पल को लिया है। अब आता है हम हमारे एक क्वेश्चन पे, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में भी है। अगर ये फूड चेन को हम देखिए, और इसमें अगर किसी एक की भी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाए, वो एक भी चीज पूरी तरीके से खत्म हो जाए, लेट्स से फ्रॉग, फ्रॉग पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, तो उसकी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, तो क्या होगा। हमने देखा था पहले है यहाँ पे पैडी फील्ड, पहले हमने देखा था पैडी फील्ड है, उसके ऊपर बैठता है ग्रास हॉपर, उसके ऊपर बैठता है ग्रास हॉपर, वो उसे खाता है फ्रॉग, और देन स्नेक। कुछ इस तरीके से हमारी फूड चेन है ना। यहाँ पे अगर फ्रॉग की पॉपुलेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाए, तो ग्रास हॉपर को कंज्यूम करने वाला कोई भी नहीं रहेगा। इस तरीके से ग्रास हॉपर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और हमारी पैडी फील्ड डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। तो ये था अगर कोई ये था इफेक्ट, अगर कोई भी एक चीज भी खत्म हो जाएगी, तो फ्रॉग की जगह अगर स्नेक खत्म हो गया, तो बहुत सारे फ्रॉग हो जाएंगे। अगर ग्रास हॉपर खत्म हो गए, तो फ्रॉग और स्नेक के लिए क्या बचेगा खाने के लिए, उनकी एनर्जी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो अगर पैडी फील्ड ही खत्म हो गई, तो फिर ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक, ये तीनों की भी पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लगेगी। तो हम देख सकते हैं अगर फूड चेन में से कोई एक का भी डिक्लाइन हो रहा है, कोई एक भी कैंसल आउट हो रहा है, तो पूरी चेन को नुकसान होता है।
सो पूरे वेब को, पूरे एनवायरनमेंट में डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, तो एक भी चीज गायब नहीं होनी चाहिए, पूरी चेन में है, पूरे वेब में है, तो इसे डिस्ट्रक्ट, कोई एक चीज भी डिस्ट्रक्ट हो गई तो पूरा एनवायरनमेंट हिल सकता है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। ऐसे बहुत सारे फूड चेन्स, फूड वेब्स के हम एग्जांपल देखने वाले हैं आगे के चैप्टर्स में। अब हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और आते हैं हमारे दूसरे चीज पे। अब एनवायरनमेंट की डेफिनेशन तो हमने स्टडी कर ही ली थी। अब दो तरीके के एनवायरनमेंट है, दो तरीके के एनवायरनमेंट है, विच इज नेचुरल एनवायरनमेंट एंड आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, एज वी हैव स्टडीड, विच आर अबायोटिक एंड बायोटिक, उसी तरीके से। अब नेचुरल एनवायरनमेंट में कुछ चीजें आती है, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, अलग अलग तरीके के एनवायरमेंट्स आते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, ओशंस, देन डेजर्ट्स, देन माउंटेन्स। तो ऐसे अलग अलग तरीके के एनवायरमेंट्स आते हैं, और उन एनवायरमेंट्स में रहने वाले अलग अलग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अडेप्टेशंस भी शो कर सकते हैं उस एनवायरमेंट के हिसाब से, अगर ज्यादा कोल्ड है, ज्यादा रफ एनवायरमेंट है, ज्यादा ड्राई एनवायरमेंट है। सो इट डिपेंड्स ऑन एनवायरमेंट कैसा हमारे एनिमल्स अडेप्ट करते हैं। आर्टिफिशियल एनवायरमेंट्स में जितने भी मैन मेड चीजें आती है, वो सब आर्टिफिशियल एनवायरमेंट में आती है। जैसे कि हम सिटीज, बिल्डिंग, विलेजेस, ऐसी बहुत सारी चीजें देखते हैं, तो ये सब चीजें आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में आती है। एनवायरनमेंट बहुत सारे इकोसिस्टम्स बना हुआ होता है, बहुत सारे इकोसिस्टम्स होते हैं, जैसे कि तुंद्रा रीजन हो गया, देन अलग अलग तरीके की इकोसिस्टम्स हो गए। तो ये सब तरीके के अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट इकोसिस्टम कंसिस्ट करता है। अब एक डेफिनेशन और एक आती है इकोलॉजी की डेफिनेशन। इकोलॉजी की डेफिनेशन कुछ ऐसा बोलती है दैट द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। जिस जो साइंस जो इकोसिस्टम को स्टडी करता है, उस इकोसिस्टम को बोलते हैं हम इकोलॉजी। अब जो एनवायरनमेंट है वो बैलेंस्ड है। अब जो हम एनवायरनमेंट देख रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ये बहुत सारी चीजें आती है, और उन सबको मेंटेन किया जाता है थोड़े साइकिल से, अलग अलग तरीके के साइकिल से। जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल हो गया, ऑक्सीजन साइकिल हो गया, कार्बन साइकिल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल हो गई, H2O की वाटर साइकिल हो गई। ऐसे अलग अलग तरीके के साइकिल्स होते हैं जो इस एनवायरमेंट को, इन इकोसिस्टम्स को बैलेंस करते हैं। अब कोई भी तरह का डिस्टरबेंस इस एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर सकता है। अब ये थ्रेट्स किस तरीके से है, तो थ्रेट्स नेचुरल भी हो सकते हैं और मैनमेड भी हो सकते हैं। अब नेचुरल थ्रेट्स में ऑफ कोर्स नेचुरल डिजास्टर्स जैसे हम बोलते हैं, वो नेचुरल डिजास्टर्स इनमें ही आती है, जैसे कि फॉरेस्ट फायर हो गया, अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी। ऐसे अलग अलग तरीके के जो नेचुरल डिजास्टर्स है वो एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर सकते हैं पूरी तरीके से। अब मैनमेड डिजास्टर्स जो मैनमेड चीजों में आता है, जो एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर सकते हैं, वो हो सकता है डिफॉरेस्टेशन, विच इज द मेन कॉज फॉर टुडेज ऑल पोल्यूशन। डिफॉरेस्टेशन बहुत मेजर कॉज है। देन फिशिंग, हंटिंग, फायर, व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज, जैसे कितने तरीके के मैन मेड कॉजेस है जो कि एनवायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। अब एनवायरमेंट को कंजर्व करेंगे तभी कैसे, इतने तरीके से वो अफेक्ट हो रहा है, हार्मफुल तरीके से। और वी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एनवायरमेंट को कंजर्व कर सके अपना, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए। बिकॉज अभी से ही एनवायरमेंट पूरी तरीके से खत्म होने की इस पे है, और हमें उसे अभी बचाना शुरू करना पड़ेगा। एनवायरमेंट को कंजर्व करने के बहुत सारी तरीके हैं, लेकिन ये एनवायरमेंट को खराब किया किसने, ये एनवायरमेंट खराब हुआ कैसे, क्या रीजन था, वो जानना बहुत जरूरी है हमें उसे कंजर्व करने के लिए। अगर हमें रीजन ही नहीं पता तो फिर हम वो चीज स्टॉप ही नहीं कर पाएंगे। तो ये खराब मेजर कॉज हम स्टडी करने वाला है, विच इज द पोल्यूशन। मेजर कॉज है हमारा पोल्यूशन। अब पोल्यूशन होता क्या है, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, 8, 9, 10 से ही सुनते आए होंगे, आपको आजू बाजू में हर तरीके का पोल्यूशन देखने मिलेगा। और वो पोल्यूशन किस किस टाइप के हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, बट उससे पहले पोल्यूशन की डेफिनेशन जान लेते हैं। सी, दिस इज द फोटो दैट वी हैव सीन एवरीवेयर, एवरीवेयर अराउंड अस। हमने ये फोटो को न जाने कितने बार देखा होगा। सो इट इज अ टाइप ऑफ पोल्यूशन। यहाँ पे हो रहा है हमारा सॉइल पोल्यूशन, देन वही चीज है हमारे जो शिप्स वगैरह है वो खाते हैं, तो उससे भी पोल्यूशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे वाटर में ये गंदगी चली जाएगी तो वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। सो दीज आर टाइप ऑफ पोल्यूशन दैट वी नीड टू स्टॉप इमीडिएटली।
तो अब देखते हैं हमारी पोल्यूशन की डेफिनेशन को। एक्चुअल में पोल्यूशन बोलते किसे है, पोल्यूशन होता क्या है। कोई भी पूछेगा पोल्यूशन है क्या, सो वी कैन नॉट से दैट कचरा फेंकना इज अ पोल्यूशन, और कचरा इसे ही हम पोल्यूशन बोलते हैं, नहीं, कचरा इज नॉट अ पोल्यूशन। तो पोल्यूशन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, अननेसेसरी एंड अनएक्सेप्टेबल चेंज in the surrounding of environment due to natural events or man-made activities is called environment pollution। अब environment pollution सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन ही नहीं करवाते, तो नेचुरल तरीके से भी पोल्यूशन हो सकता है। यस, नेचुरल चीजों से भी पोल्यूशन हो सकता है, बट रेयरली होता है। ह्यूमन तरीके से बहुत ज्यादा होता है, उसी की वजह से नेचुरल चीजों से हो जाता है। तो पोल्यूशन एक्चुअल में है क्या, इट इज एन अननेसेसरी, इसकी कोई जरूरत नहीं होती, अनएक्सेप्टेबल, और ये एक्सेप्टेबल भी नहीं होता। इस तरीके का चेंज एक्सेप्टेबल भी नहीं होता और उसकी जरूरत भी नहीं होती सराउंडिंग के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर। और क्यों होता है ये, तो नेचुरल इवेंट्स की वजह से या ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, और इसी को हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन कहते हैं। अलग अलग तरीके के एनवायरमेंटल पोल्यूशन है जो हमें देखने मिलते हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया। तो ऐसे अलग अलग तरीके के पोल्यूशन हमें आज देखने मिलते हैं। और भी बहुत सारे पोल्यूशन है जो हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, आगे के चैप्टर्स में स्टडी करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। अगेन आपकी टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है इससे रिलेटेड एक बार देख लेते हैं। At present, many environmental problems have been arisen due to effects of various natural and artificial factors of the earth. Again, it is related to the definitions only. Environment pollution is one of those main factors. Generally, contamination of any material in its pollution. Contamination किसी भी चीज का हो गया environment में, मतलब कि उसका pollution हो गया। Unnecessary and unacceptable change in the surrounding of environment due to natural events or man-made activities are called pollution. See, this is the definition. Unnecessary and unacceptable change in the surrounding environment due to natural events or man-made activities are called environmental pollution. That is, direct or indirect changes in physical, chemical and biological properties. Physical, chemical या biological properties जैसे हो गई हमारी एयर, वाटर, सॉइल, इन सब चीजों में जो अननेसेसरी का चेंज हम लाते हैं, वो अब किसी भी तरीके का हो सकता है, मैन मेड हो गया या नेचुरल हो गया। तो ये चेंज हमारा पोल्यूशन कहलाता है, विच इज हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द एनवायरमेंट। अब इसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डिफॉरेस्टेशन, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, ये सब चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है एनवायरमेंटल पोल्यूशन के लिए। इसके बारे में हम डिटेल स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, ये सब चीजें है कि एक्चुअल में यहाँ इस ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो चुका है, तो इसके जो रीजंस है तो वो रीजंस हम नेक्स्ट वीडियो में इसे अच्छे से स्टडी करेंगे। अब सिर्फ हम देख रहे हैं ये आपके टेक्स्ट बुक में एक्चुअल में लिखा हुआ क्या है पोल्यूशन से रिलेटेड। पोल्यूशन इज अ ब्रॉड कंसेप्ट, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, एज आई हैव सेड अर्लियर, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। बहुत सारे तरीके के पोल्यूशन आते हैं, न जाने कितने तरीके के पोल्यूशन हमें देखने मिलते हैं हमारे आजू बाजू में ही। वेरियस टाइप ऑफ पोल्यूशन लाइक दैट ऑफ एयर, वाटर, साउंड, सॉइल, थर्मल, लाइट, इस तरीके के अलग अलग तरीके के पोल्यूशन हमें अपने अराउंड देखने मिलते हैं। Ultimate adverse effect of all these is on existence of all the living organisms, and out of this, environmental conservation has become the need of all. और इन सब पोल्यूशन को स्टॉप करते हुए, मैंने स्टॉप तो हम कभी नहीं कर सकते बिकॉज ये पोल्यूशन कभी स्टॉप हो ही नहीं सकता, बट इसे हम मिनिमम जरूर कर सकते हैं। इन पोल्यूशन को कम कर जरूर कर सकते हैं, और यही कम कर सकते हैं हम, इसी तरीके से हम एनवायरमेंट को कंजर्व कर सकते हैं। और अल्टीमेटली ये पोल्यूशन हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही हार्म करने वाला है, ह्यूमन बींग्स हो या एनिमल्स हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मिनिमाइज दिस टाइप ऑफ पोल्यूशन। अब पोल्यूशन का जो आगे का टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, सो स्टे ट्यून टिल द एंड, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा कि पोल्यूशन कितना हार्मफुल है एनवायरमेंट के लिए।